17 जनवरी को इजराइल गाजा में चल रही जंग पर सीज फायर के लिए राजी होता है, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई इस इजराइल गाजा वॉर में 17 जनवरी 2024 आते आते ना जाने कितने मासूम लोगों की जान गई और गाजा पूरी तरह से तबाह हो गया। अमेरिका की मदद से इजराइल ने जो किया उससे निकलने में गाजा को सालों लग जाएंगे और अब गाजा और लेबनान के बाद अब ईरान की तबाही की इबारत लिखने जा रहा है इजराइल। जी हाँ, ये बात इसलिए चल उठी है क्योंकि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी विदेश मंत्री की मौजूदगी में कहा कि ट्रंप की मदद से ईरान का काम खत्म कर सकते हैं और करेंगे भी। अब सवाल आता है कि आखिर इजराइल की इस खुली धमकी का क्या मतलब है और क्या ये इजराइल की मदद करेंगे ट्रंप। इसके साथ ही ये भी देखेंगे कि इसमें इंडिया का क्या फायदा या नुकसान है। वैसे एक बात यहाँ पर आपको बता दूं कि जंग में फायदा नहीं होता, सिर्फ नुकसान ही होता है। तो चलिए फिलहाल शुरू से शुरू करते हैं और शुरू इसी सवाल से करते हैं कि नेतन्याहू ने ईरान की तबाही की खुली धमकी क्यों दी है। ये ओपन चैलेंज से क्या साबित करना चाहते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अभी इजराइल में थे। रूबियो से मुलाकात के बाद नेतन्याहू ने कहा कि हमने कई मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट ईरान का मुद्दा था और हम इस बात पर सहमत हुए कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। नेतन्याहू के साथ मार्को ने भी कहा कि भाई हर एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पीछे, सभी हमलों के पीछे और लाखों लोगों को खतरे में डालने के पीछे ईरान है। इसी दौरान नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप की मदद से हम ईरान का काम खत्म कर सकते हैं और करेंगे। अब ईरान को नेतन्याहू की खुली धमकी के पीछे दो बड़ी वजह है। पहली है न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकना। दरअसल यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दावा किया है साहब कि ईरान के साइंटिस्ट की एक सीक्रेट टीम तेहरान में न्यूक्लियर बम बनाने पर तेजी से काम कर रही है। अमेरिकी ऑफिशियल्स का कहना है कि ईरान के पास पुराने स्टाइल का न्यूक्लियर हथियार बनाने का प्लान है और वो जल्द ही इसका टेस्ट करके खुद के न्यूक्लियर कंट्री होने का ऐलान कर सकता है। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है यहाँ पर कि नेतन्याहू धमकी देकर ईरान पर दबाव बनाना चाहते हैं ताकि वो न्यूक्लियर बम ना बनाने पर समझौता कर ले या जहां तक बनाया है उसे वहीं पर रोक दे। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि भाई हमास और हिजबुल्लाह। देखिए, भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही ने अक्टूबर 2024 में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि साहब ईरान का मानना है कि हमास कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, वो हमास और हिजबुल्लाह का सपोर्ट कर रहा है और आगे भी जारी रखा जाएगा। अब ऐसे में नेतन्याहू खुलेआम धमकी देकर ईरान को बताना चाहते हैं कि अगर हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट देना बंद नहीं किया तो इजराइल अमेरिका की मदद से ईरान को तबाह कर देगा। दरअसल इजराइल के लिए ईरान किसी खतरे से कम नहीं है। जब इजराइल गाजा से जंग लड़ रहा था तब भी ईरान ने खुलकर गाजा का सपोर्ट किया था और गाजा के सपोर्ट में ईरान ने इजराइल पर हमला भी किया था। तो ऐसे में इजराइल के पास ईरान से लड़ने की वाजिब वजह है। पर इसमें डोनाल्ड ट्रंप क्यों कूदेंगे? नहीं, मतलब उनको अमेरिका को वापस गेट बनाना है, ना कि जंग लड़ना है। तो क्या ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ईरान का काम तमाम करने के लिए नेतन्याहू का साथ देंगे? इसे जरा कुछ स्टेटमेंट से आपको समझाता हूँ। ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने 3 बड़े स्टेटमेंट्स दिए। सबसे लेटेस्ट स्टेटमेंट 5 फरवरी 2025 को आई। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर तेहरान ने मेरी हत्या करने की कोशिश की तो मैं उन्हें नेस्तनाबूद कर दूंगा। इससे पहले 25 सितंबर 2024 को ट्रंप ने चुनावी रैली में भी कहा था कि अगर ईरान किसी अमेरिकी व्हाइट हाउस उम्मीदवार या एक्स प्रेसिडेंट को नुकसान पहुंचाने में शामिल है तो उसे तबाह कर देंगे। इससे पहले 10 अगस्त 2024 को डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर उनके चुनावी अभियान को हैक करने का आरोप लगाया था। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान कई बार ईरान को तबाह करने की बात कही है, लेकिन प्रेसिडेंट बनते ही उनके सुर पूरी तरह से बदल गए और ऐसा लगा कि वो सिर्फ इलेक्शन के लिए ईरान का इस्तेमाल कर रहे थे। क्योंकि 8 फरवरी को एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने ईरान पर हमले की बात से नकार दिया था। ट्रंप ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि ईरान एक ग्रेट और सक्सेसफुल कंट्री बने, लेकिन ऐसा देश जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स ना हो। वक्त की मांग है कि समझौते पर काम शुरू किया जाए और इस पर साइन होने और पूरा होने पर मिडिल ईस्ट में एक बड़ा जश्न मनाया जाए। ट्रंप ने आगे कहा, मैं ईरान के साथ नॉन न्यूक्लियर समझौता करना चाहता हूं। मैं उस पर बमबारी करने के बजाय शांति समझौता करना पसंद करूंगा। यानी ट्रंप चाहते तो है कि ईरान काबू में रहे, लेकिन खुले तौर पर लड़ाई भी नहीं छेड़ेंगे। अब इस स्टेटमेंट और इंटरव्यू से एक चीज साफ है साहब कि ट्रंप ईरान पर हमले के लिए इजराइल का खुलकर सपोर्ट तो नहीं करेंगे। हालांकि ट्रंप हथियार या फंड देकर इजराइल की मदद जरूर कर सकते हैं। जिस तरह गाजा में हमला करने के लिए अमेरिका ने इजराइल को हथियारों की कई खेप भेजी थी और कुछ दिन पहले इजराइल पर हथियार एक्सपोर्ट का बैन हटा भी दिया था। तो ऐसे में अब सवाल आता है
कि अगर ट्रंप ने खुलकर हमले में साथ नहीं दिया तो नेतन्याहू कैसे करेंगे ईरान का काम तमाम। पेंटागन की एक रिपोर्ट के अनुसार इजराइल दो तरह से ईरान को तबाह करने की प्लानिंग कर रहा है। पहली, ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को खत्म करना। इजराइल अमेरिका की मदद से ईरान में न्यूक्लियर प्रोजेक्ट वाले इलाकों को तबाह करना चाहता है, जिससे ईरान न्यूक्लियर देश ना बन पाए। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के एक एक्स सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि अगर आप एक बड़ा हमला करना चाहते हैं जिसमें आप सब कुछ तबाह कर दें, तो सिर्फ अमेरिका ही ऐसा कर सकता है। इजराइल लगातार ईरान पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। दूसरी, मौजूदा ईरानी सरकार को खत्म करना। इजराइल ईरान में खोमेनी की सरकार गिराना चाहता है, क्योंकि खोमेनी ने खुलेआम और हमास हिजबुल्लाह की सपोर्ट से इजराइल पर कई बार हमले किए। इजराइल पिछले 20 से 25 सालों से ईरान में तख्ता पलट की योजना बना रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा हो ही नहीं पाया है। इसकी सबसे बड़ी वजह ईरान की आम जनता है। ईरान की जनता भी जानती है साहब कि इजराइल उनका दुश्मन है। अब देखिए, बात वहीं पर आ जाती है कि ईरान की इजराइल से लड़ाई तो समझ में आती है, लेकिन अमेरिका से क्या दुश्मनी हो गई। यहाँ पर आते हैं यहूदी। यहूदियों का अमेरिकन पॉलिटिक्स पर बहुत ज्यादा इफेक्ट रहा है। अमेरिका में सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन इजराइल का सपोर्ट नहीं रुकता। अमेरिका का प्रेसिडेंट कोई भी हो, वो हर तरह से इजराइल की मदद करते हैं। इसलिए अमेरिका भी ईरान से दुश्मनी माने बैठा है। हालांकि इस दुश्मनी के पीछे कुछ ऐतिहासिक वजहें भी हैं। ये कहानी सन 1979 की है। ये वही साल है जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आई थी। अयातुल्लाह अली खोमेनी की अगुवाई में शाही शासन को खत्म कर दिया गया और ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। लेकिन इस क्रांति में अमेरिका ने शाही शासन का साथ दिया कि ये अमेरिका के करीब था। इस वजह से ईरान में अमेरिका का विरोध बढ़ गया। 1979 में ही इस्लामिक क्रांति के बाद ईरानी स्टूडेंट्स ने तेहरान के अमेरिकी एम्बेसी पर हमला कर दिया था। वहां मौजूद 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बना लिया गया और इस एक इंसिडेंट ने अमेरिका और ईरान के रिश्तों में दरार डाल दी थी। इसके अलावा ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की वजह से दोनों देशों की दुश्मनी बढ़ गई है। अमेरिका और पश्चिमी देशों को यह डर है कि भाई ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाकर मिडिल ईस्ट पर दबदबा बढ़ा सकता है। इसे रोकने के लिए अमेरिका ने ईरान पर कड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगाए। इसके अलावा जब दुनिया अमेरिका वर्सेस रशिया में बटी तो ईरान ने रूस का साथ दिया। अभी रूस वर्सेस यूक्रेन वॉर में भी ईरान ने खुलकर अमेरिका के खिलाफ जाकर ही रूस का साथ दिया था। अब आता है अगला सवाल कि अगर ईरान पर अटैक हुआ तो वो इन सब का मुकाबला कैसे करेगा, उसका साथ कौन देगा। देखिए, अमूमन तौर पर ईरान को रूस और चीन का सपोर्ट मिलता रहता है, लेकिन ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन बदल रहे हैं। अमेरिका ने रूस और चीन के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश तो की है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना भी है कि रूस और चीन इस जंग में सीधे तौर पर शामिल नहीं होंगे। रूस ईरान मामले में जानकार और रशियन इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल में एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ईरान को बचाने के लिए रूस कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। रूस और ईरान के बीच अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में रूस इस बात से खुश नहीं होगा कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर उसके कुछ भरोसेमंद अंतरराष्ट्रीय साथियों में एक ईरान पर हमला कर दिया। हालांकि इससे रूस इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, पर हाँ, वो ईरान को अकेला भी नहीं छोड़ेगा। साथ ही चीन कुछ मदद कर सकता है, लेकिन कितनी मदद करेगा ये तो जंग के दौरान ही देखना होगा। इसके अलावा ईरान को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का सपोर्ट भी है, जिसे ईरान ने ही मिडिल ईस्ट के मिलिशिया और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को मिलाकर बनाया है। इसमें इनफॉर्मल नेटवर्क हिजबुल्लाह, इस्लामिक रेजिस्टेंस, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, हूती मूवमेंट जैसे ग्रुप्स भी शामिल हैं। इस नेटवर्क का काम मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल का मुकाबला करना और उसे चुनौती देना है। तो अब दोनों की वजह तो साफ हो गई, लेकिन अपना क्या होगा? मतलब अगर नेतन्याहू ट्रंप ने मिलकर ईरान को घेरा तो इंडिया पर क्या असर पड़ेगा? काफी लंबे वक्त से भारत और ईरान के बीच अच्छे रिश्ते हैं साहब। भारत ने ईरान में इन्वेस्ट भी किया है, साथ ही ट्रेड भी करता है। अगर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया तो इंडिया पर क्या असर होगा? सबसे पहले तो कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। भारत अपनी जरूरत का करीब 88% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। इसमें से ज्यादातर वेस्ट एशिया से ही आता है। ऐसे में इजराइल ईरान जंग से वेस्ट एशिया से तेल खरीदी पर असर पड़ेगा और देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर कच्चे तेल के एक बैरल की कीमत में $10 का उछाल आता है तो भारतीयों को इसके लिए 0.5% ज्यादा रकम देनी पड़ सकती है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है, जिससे व्यापार घाटा बढ़ेगा और डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होगा। अब दूसरा, बायलेटरल ट्रेड को नुकसान भी होगा।
देखिए, ईरान पर अमेरिका के सैंक्शन का असर भारत के ट्रेड पर जरूर पड़ा है। ईरान के साथ भारत का ट्रेड 2019 में 17 बिलियन डॉलर से घटकर 2023 में 2.33 बिलियन डॉलर रह गया। ऐसे में अगर इजराइल ईरान जंग के हालात बनते हैं तो भारत ईरान के व्यापार में और भी गिरावट आ सकती है। हालांकि इजराइल के साथ भारत के मजबूत इकोनॉमिक और डिफेंस रिलेशन होने के बावजूद बायलैटरल ट्रेड यानी दोनों ओर से होने वाले व्यापार में गिरावट आई है। ये 2023 में 10.77 बिलियन डॉलर से घटकर 2024 में 6.53 बिलियन डॉलर रह गए। माने दोनों तरफ से नुकसान है, क्योंकि जब भी कोई देश जंग लड़ता है तो पैसा तो दोनों का ही जंग में खर्च होता है, चाहे वो हारे या जीते। ऐसे में दूसरे देशों के साथ उसका ट्रेड घटता ही है और सारा पैसा हथियारों और जंग की बाकी चीजों में खर्च हो जाता है। अब शेयर मार्केट के भी हालात खराब होंगे। देखिए, कच्चे तेल के दाम बढ़ने और बिगड़ती जियोपॉलिटिक्स से शेयर मार्केट में भी नेगेटिव असर पड़ सकता है। इससे एनर्जी, ऑटोमोबाइल और एयरलाइन सेक्टर्स के शेयरों पर असर पड़ेगा। पिछले साल 3 अक्टूबर को जब इजराइल ईरान के बीच तनाव बढ़ा था तो सेंसेक्स और निफ्टी में 2% से ज्यादा गिरावट आ गई। फ्लाइट्स के रूट बदलेंगे। वेस्ट एशिया में टेंशन बढ़ने से फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती हैं या उनके रूट बदले जा सकते हैं। ऐसा पिछले साल भी हुआ था। अक्टूबर 2024 में एयर इंडिया ने सिक्योरिटी रीजंस का हवाला देते हुए तेल अवीव से आने वाली उड़ानें कैंसिल कर दी थी, जबकि विस्तारा और इंडिगो जैसी एयरलाइंस ईरानी एयर जोन से परहेज कर रही थी। एयर रूट्स बदलने से यूरोप, वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया से आने जाने वाली एयरलाइंस के लिए रूट लंबे हो जाएंगे, जिससे लागत बढ़ेगी और किराया भी। चाबहार पोर्ट और ट्रेड रूट पर रुकावटें। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत है साहब, ये है कि भारत ने ईरान को चाबहार पोर्ट के लिए करीब 370 मिलियन डॉलर दिए हैं। इसमें 250 मिलियन डॉलर कर्ज भी शामिल है। भारत ने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक तौर पर ईरान में चाबहार पोर्ट में इन्वेस्ट किया है। जंग होने से चाबहार पोर्ट बंद हो सकता है। इसके अलावा ओमान की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट, फारस की खाड़ी, सुएज कैनाल और रेड सी से भी गुजरने वाले ट्रेड रूट भी अफेक्ट होंगे। भारत इन्हीं रूट्स के जरिए यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के बाजारों में माल पहुंचाता है। रूट्स बदलने से लागत और समय ज्यादा लगेगा। चाबहार पोर्ट बंद होने और ट्रेड रूट बदलने से भारत को नुकसान हो सकता है। यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल ईरान जंग के होने से भारत पर खासा नेगेटिव असर पड़ेगा। दरअसल वेस्ट एशिया रीजन में करीब 90 लाख भारतीय रहते हैं। जंग के असर होने पर ये लोग वापस भारत आ सकते हैं। ईरान के रास्ते अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में भारत सामान भेजता है। इसके लिए भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट बनवाया है, जो अभी एक्टिव तो है और हालात बिगड़ने पर यह पोर्ट बंद हो सकता है, जिससे भारत के ट्रेड और ट्रेड रूट पर असर पड़ेगा। साथ ही कच्चे तेल की खरीद भी रुक जाएगी, जिससे भारत में पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं। बाकी देखते हैं साहब कि इजराइल गाजा वॉर में सीज फायर लाने वाले ट्रंप क्या इजराइल का सपोर्ट करेंगे ईरान पर अटैक करने के लिए। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।